दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम एकेडमी में और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज का जो सेशन है हम लोग इस सेशन पे बात करेंगे सामूहिक अपनेपन का भाव, यानी कि क्लास 10 का जो हमारा हिस्ट्री का सेशन चल रहा था भारत में राष्ट्रवाद, उसी के चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और वीडियो लेंगे। तो पिछला जो वीडियो था हम लोगों ने उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की जितनी भी सारी सीमाएं थी हम लोगों ने उनके बारे में बात किया। जैसे हम लोगों ने जो जितने भी उद्योगपति हैं उनके द्वारा आंदोलन को किस रूप में लिया गया, और यहाँ तक कि हम लोग कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है उनके बीच में क्या क्या बातें थी जिसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन उतना अच्छा से फला फूला नहीं, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग बात करते हैं, आज का जो टॉपिक है सामूहिक अपनेपन की भाव। तो आप देखोगे तो भारत में आपको अलग अलग संप्रदाय के लोग देखने को मिलेंगे। तो किन कारणों के कारण ये जो इतना बड़ा जो क्रांति हुआ पूरे देश में कि अलग अलग धार्मिक समुदाय के लोग क्रांति में जुटे, और जुटने के बाद ये लोग क्या किए कि क्रांति में हिस्सा लिए और देश को आजाद कराए। तो आखिर ये जो राष्ट्रवादी विचारधारा है ये कैसे उत्पन्न होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और ये जो बहुत बड़ा जो विभिन्न समुदाय के जो लोग हैं और अलग अलग भाषाओं से संबंध रखने वाले लोग हैं, ये लोग सभी लोग मिलकर एक राष्ट्र की बात करते हैं और एक राष्ट्र की विचारधारा को अग्रसर करते हैं। तो इसके पीछे क्या क्या कारण है उसके बारे में बात करेंगे, और साथ में हम लोग कुछ व्यापकता के बारे में देखेंगे, कुछ विचारधारा के बारे में देखेंगे। जैसे आप लोग अगर पिछला वाला अगर जो चैप्टर था यानी कि चैप्टर 1 था उसमें हम लोगों ने मरियान और जर्मनिया के बारे में देखा था, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे भी जो भारत माता की जो छवि होती है, हम लोग जो राष्ट्र के प्रति गीत गाते हैं, या जितने भी धार्मिक लोगों ने या जितने भी सामुदायिक जो अलग अलग जो समुदाय है उन्होंने आंदोलन को कैसे एकत्रित किया और पूरा जो संघर्ष है राष्ट्र के प्रति उसको एक जगह लाया, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, तो समझिएगा सबसे पहली बात कि सामूहिक अपनेपन का भाव का टॉपिक है और हम लोग इस पे बात करेंगे। पहला जो हमारा पॉइंट होगा या पहला जिस चीज पे डिस्कशन करेंगे वो हमारा रहेगा कि राष्ट्र की भावना जो है, एक राष्ट्र की भावना या राष्ट्र के प्रति किसी भी चीज की भावना के बारे में, जिसमें सारे लोग, समुदाय के सारे लोग, चाहे आप अलग अलग वर्ग का बात करो, अलग अलग धर्म का बात करो, अलग अलग जाति का बात करो, या अलग अलग पैसे वाले लोगों का बात करो जो अलग अलग लोग काम करते हैं, तो इनके बीच में राष्ट्र का भावना जो है या राष्ट्रवादी जो भावना है ये कैसे पैदा होता है, ये कैसे उत्पत्ति करती है या फिर ये कैसे पनपती है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं। तो जब भी किसी देश के लोग यह महसूस करने लगते हैं कि वो एक राष्ट्र का अंग है, उनकी उत्पत्ति एक ही राष्ट्र से हुई है, तब ये राष्ट्र के प्रति अपनेपन का जो भाव होता है वो उत्पन्न होता है। जैसे आप देखोगे कि एक फैमिली में 4 बच्चे, समझो मेरा बात, एक फैमिली में 4 बच्चे हैं और उनके बूढ़े माँ बाप होते हैं। तो अगर वो बच्चे आपस में ये रखेंगे कि हम लोग जो है वो एक माँ और एक बाप का खून है, तो वो घर जो है ना कभी फूटेगा नहीं और सभी लोग एक संयुक्त परिवार के रूप में रहेंगे। लेकिन अगर उनमें ये अपनेपन का भाव, एक ही अंग का भाव का विकार जो है वो खत्म हो जाएगा, तो वो घर क्या होता है, टूट जाता है। और अगर उनके बीच में ये अगर मानसिकता रहेगी कि नहीं, हम लोग पैदा भी एक जगह से हुए हैं, हम लोग रहना भी एक जगह है, बड़े भी एक जगह से हुए हैं, यानी कि मैं यही मैं बात कर रहा हूं राष्ट्र के एक अंग होने का। अगर इस चीज की भावना अगर किसी के पास उत्पन्न हो गई तो जाहिर सी बात है कि उसमें राष्ट्र की व्यापकता के बारे में आएगा। जैसे 4 बच्चे हैं, अगर वो लोग ये समझ लिए कि हम लोग एक ही अंग है, एक ही माँ बाप है, एक ही खून है, तो उस घर का कभी बंटवारा नहीं होता है ना। और उसके जो मम्मी पापा हैं वो कभी 10 दिन यहाँ नहीं खाते, 10 दिन वहां नहीं खाते, या वृद्धाश्रम जो होता है वहां पर नहीं जाते। कारण क्या है कि वो लोग सोचते हैं कि राष्ट्र का जैसे एक अंग है ना, हम लोग एक अंग है। तो जब लोग ये महसूस करना शुरू कर देंगे कि हम लोग क्या है, एक ही राष्ट्र के अंग है, तभी जाके राष्ट्र की जो भावना है वो लोगों के बीच में पनपती है और एक व्यापक रूप लेती है, जिसमें देश की प्रगति, देश की उन्नति होती है और भारत जैसा देश जो पहले गुलाम हुआ करता था वो आजाद होता है।
तो यहां तक बात आपको समझ में आ गया कि राष्ट्र की भावना कब पनपती है। पहला नंबर क्वेश्चन आपके पास आएगा कि राष्ट्र की भावना कब पनपती है, तो आप क्या बताओगे कि जब लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वह एक ही राष्ट्र के अंग है, तभी क्या होगा, उनको इस राष्ट्र की भावना के बारे में जो भी भावना है वह उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। पहला नंबर पॉइंट। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं कि आखिर ये राष्ट्र के प्रति ये जो भावना है ये तो उत्पन्न होता है जब हम लोग महसूस करते हैं कि हम लोग राष्ट्र का एक अंग है, लेकिन ऐसा कब होता है सर? क्वेश्चन आपके पास आया होगा कि आपने तो बोल दिया सर कि राष्ट्र की जो भावना है वो तब पैदा होती है जब लोगों को यह लगता है कि हम लोग एक ही अंग है, पूरे राष्ट्र का हम लोग एक ही अंग है, ऐसा तब होता है। लेकिन ऐसा कब होगा सर कि हमको कब लगेगा कि हम लोग एक राष्ट्र के अंग है? ये आपके मन में क्वेश्चन आता होगा। तो ऐसा कब होगा, अगर इस पे बात करें तो देखिएगा, जब लोग एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांध देंगे और वो समझेंगे कि जो भी कुछ बातें हैं उसको आपस में साझा करेंगे। मैंने क्या लिखा कि जब वे, यानी कि जब लोगों का मैंने बात किया, जब लोग एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात को ढूंढना शुरू कर लेंगे, तब जाके क्या होगा कि लोगों के बीच में एकता का भाव आएगा और ये जो राष्ट्र के प्रति जो भावना है ना, अच्छे वाले भावना, उसका विचार होगा, उसका उत्पन्न होगा और लोगों के बीच में ये राष्ट्रीयता की जो भावना है वो क्या होगा, फैलेगा। अब समझोगे कैसे कि मैंने क्या बोला कि जब लोग किसी एक बात पे जोर देंगे, जैसे कि हम लोगों ने असहयोग आंदोलन के बारे में देखा, तो सबके मन में यह था कि हमको असहयोग करना है, तो एक बड़ा आंदोलन हुआ असहयोग आंदोलन। अब जब हम लोगों ने देखा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, तो लोगों, तो सरकार का क्या करना है, आदर के साथ उनके बातों को नहीं मानना है। तो जब लोगों के मन में इन सारे चीजों का एकता था, तभी जाके राष्ट्र के प्रति भावना का उजागर हुआ ना, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, किसी भी भावना के अंतर्गत हुआ। तो जब लोग एकता के सूत्र में बंधने वाले कोई एक बात पे जोर देंगे, तभी जाके राष्ट्रीयता की भावना का विकास होगा और वो उत्पन्न होगा। अब समझिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये वो हर साल आपको पूछा जाता है और ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का लेके, यानी कि इस साल भी ये जो क्वेश्चन है आपको पूछा जाएगा। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि विभिन्न समुदाय, भारत में देखोगे अलग अलग समुदाय के लोग हैं, विभिन्न समुदाय, क्षेत्र या भाषाओं से संबंध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया। क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों ने देखा है कि पूरा जो देश है हमारा, वो अलग अलग धर्मों के, अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग समूहों से संबंध रखने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी सबके मन में यह राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवादी विचार का उदय हुआ। तो ये जो भावना है ये कैसे उत्पन्न हुआ और इन सभी विचारों को उत्पन्न करने के लिए कौन कौन से कारक जो है वो भाग लिए थे, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जब विभिन्न समुदाय में और अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग भाषा से संबंध रखने वाले जो अलग अलग सामूहिक लोग हैं, उनके बीच में जब सामूहिक अपनेपन का, यानी कि ये भी मेरा, वो भी मेरा, सब कुछ मेरा, ये मेरा वाला जब भावना का विकास होगा, तो उससे क्या फायदा होगा, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे, अगर ये सामूहिक अपनेपन का भावना अगर कहीं पे विकास हो जाता है, कहीं पे उत्पन्न होता है, तो हम लोग आंशिक रूप से बोल सकते हैं, यानी कि लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि इससे जो भी संघर्ष आप लोग करोगे, उस संघर्ष को और अच्छे रूप से चलाने के लिए, उस संघर्ष को और अच्छे रूप से पैदा करने के लिए, या उस संघर्ष को और अच्छा करने के लिए हमें क्या होगा, काम देगा। तो यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा होती है कि ये जो सामूहिक अपनेपन की जो भावना है ये पैदा कब होता है सर, तो जब लोग ये सोच लेंगे कि जो भी संघर्ष है ये सबका है और ये जो संघर्ष से लाभ जो होगा वो सभी को होगा। अगर ऐसा लोग सोच लिए तो उसके चलते सामूहिक अपनेपन का भाव का उत्पन्न होता है। अब इन सारे भावनाओं को, ये सामूहिक अपनेपन की भावना को उत्पन्न करने के लिए बहुत से काम जो है या बहुत से कारक जो है समाज में काम करती है,
और उन सभी के कारण यह सामूहिक अपनेपन के भाव का विकास होता है। अब आप बोलोगे सर कि ये क्या क्या चीजें हैं, तो अगर मैं बात करूं कि बहुत सारी संस्कृति प्रक्रियाएं जो होती हैं कि जिसके जरिए लोगों के बीच में सामूहिक अपनेपन की जो भावना है वो उत्पन्न होती है। तो आखिर ये जो सांस्कृतिक प्रक्रिया, ये क्या क्या प्रक्रियाएं हैं सर, सांस्कृतिक प्रक्रियाएं जिनसे ये सामूहिक अपनेपन का भाव का विकास होता है। तो समझिएगा कि जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे इतिहास और बहुत सारे ऐसे साहित्य हैं, इतिहासकारों के द्वारा बहुत सारे ऐसे किताबें लिखी गई है, साहित्य लिखी गई है जिनमें राष्ट्र के प्रति कैसा भावना होना चाहिए, राष्ट्र के लोगों के बीच में क्या होना चाहिए। जैसे कि आज आप देखो एक नॉर्मलिटी है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच का जो संबंध होता है ना वो उतना अच्छा नहीं। कारण क्या है कि हर जगह हम लोग यही पढ़ते आए हैं कि पाकिस्तानी सैनिकों ने क्या किया, हमला किया। हम लोग हर जगह ये चीज देखते हुए आते हैं। तो कारण क्या है कि हर जगह हम लोगों ने पढ़ा, हर जगह हम लोगों ने देखा, हर जगह प्रोग्राम में, टीवी के माध्यम से, कहीं से भी, तो उससे क्या होता है कि दोनों के बीच का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं और दूर होने लगता है। तो ये जो इतिहास और जो साहित्य है ये भी बहुत बड़ा भूमिका निभाता है सामूहिक अपनेपन की भावना का। जैसे अगर किसी टेलीविजन का अब मान लो कि आप प्रीतम एकेडमी देख रहे हो और मैंने क्या किया कि किसी के बारे में मैंने व्यंग कर दिया कि ये गंदा है, तो मेरे जितने भी यूजर्स हैं जो भी मेरे वीडियो को देखेंगे ये तो मेरे ही बात को रट के रखेंगे ना, ये लोग तो मेरे ही बात को बोलेंगे ना कि नहीं ये वो गलत है क्योंकि सर ने बोला। तो ये इतिहास और जो साहित्य है ना ये अपनेपन की भावना का उत्पन्न करने के कारक है। अगर मैं दूसरा कारक का बात करूं तो जितने भी समाज में लोक कथाएं हैं, लोक कथाएं यानी कि जैसे कि आप देखोगे कि बहुत सारे कहानी होती है, बहुत सारे गीतें होती हैं, वो गाई जाती हैं। तो बहुत सारी जितनी भी लोक कथाएं हैं या जो भी गीत है उससे भी सामूहिक अपनेपन की भावना छुपा होता है। जैसे राष्ट्र के प्रति बहुत सारे ऐसे गीत हैं, जैसे आप देखोगे कि हम लोग जब अपना राष्ट्रगान गाते हैं जैसे जन गण मन, तो उसको गाने के बाद या उसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं मन में ये तो भावना प्रेरित होता है ना कि नहीं भाई हम लोग सब एक राष्ट्र के लोग हैं और जो भी कुछ है हमारा है, क्योंकि ये लोक कथाएं ये जो गीतें हैं ये भी सामूहिक अपनेपन के भाव को दिखाता है। क्योंकि आप देखोगे कि मान लो कि मैं किसी क्षेत्र पे हूं तो मेरे क्षेत्र में जो भी लोकगीत या जो भी कथाएं गाई जाती है जाहिर सी बात है कि उससे कहीं ना कहीं हम लोग आपस में संबंध रखते हैं, तो उससे हमको आपसी अपनेपन का भाव दिखता है। हाँ या ना? आप बोलोगे हाँ सर। अब समझोगे कि बहुत सारे ऐसे चित्र हैं और बहुत सारे ऐसे प्रतीक हैं जिसके कारण भी सामूहिक अपनेपन की भावना दिखता है। जैसे कि लोग मरियान को देखते थे या जर्मनिया को देखते थे। जर्मनिया जो था वो जर्मन के लिए और मरियान किसके लिए था? फ्रांस के लिए नारी रूपक था। तो अगर जर्मन का फोटो देख लिया तो उसमें एकता की भावना का प्रतीक होता था और उस एकता के प्रतीक को बनाए रखने के लिए बहुत सारे ऐसे जगह थे जहां पे मरियान का फोटो टांगा गया, मुद्रों पे, डाक टिकटों पे उनको अंकित किया गया, जिसको देखने के बाद लगता था कि नहीं मैं इसके लिए बना हूं और वो मेरे लिए बनी है। एक होता है ना, एक मानसिकता उत्पन्न होती है, तो चित्र और जो प्रतीक होती है वो भी बड़ा होता है। जैसे देखोगे कि हम लोग का भारत माता होता है ना, भारत माता, तो भारत माता के चित्र क्या चाहते हैं कि एक हाथ में तिरंगा होगा और हो सकता है तो घोड़ा होगा, सफेद साड़ी में होगी। तो उसको देखने के बाद कहीं ना कहीं हमको तो ये लगता है ना कि इतने लोग जो भारत देश के लिए लड़ दिए, मर दिए, अपने आप को बलिदान कर दिए, तो कारण क्या था? बस इसी एक माता के लिए। बात समझ रहे हो? तो ये जो चित्र और प्रतीक होता है ये भी बहुत सारी सामूहिक अपनेपन की भावना का विकास करता है। साथ में ये जो सभी ने जो राष्ट्रवाद को साकार करने के लिए जो अपना योगदान दिया यह भी बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। अगर मान लो कि राष्ट्र के प्रति लोग अपना योगदान देंगे ही नहीं तो राष्ट्रवादी विचारधारा का उत्पन्न होगा ही नहीं। तो अगर हम लोग बात करें कि ये तो जब लोग संयुक्त रूप से संघर्ष करना जारी करते हैं तभी जाके राष्ट्रवादी या मैं बोलूंगा सामूहिक अपनेपन की भावना पैदा होता है। लेकिन बहुत सारे सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी हैं जो सामूहिक अपनेपन को बढ़ाने का या उसका विकास करने में भागीदारी देती है। तो उसमें इतिहासकार का साहित्य, इतिहास और साहित्य का बात कर ले, या लोक कथाएं या गीत का बात कर ले, या चित्र व प्रतीक का बात कर ले, ये सब तो काम करता ही है। साथ में जितने भी देश के लोग हैं सभी
के बीच में राष्ट्रवाद को साकार करने के लिए जितना भी योगदान दिया गया, ये योगदान भी कहीं ना कहीं भाग देता है, जिससे सामूहिक अपनेपन की भावना का विकास होता है। अब आपको यहां तक समझ में आ गया। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि सर कुछ उदाहरण बताइए, जो राष्ट्रवादी जो पूरी घटनाएं घटी, जो राष्ट्रवादी विचार का जो पूरा घटना घटा भारत में, ये जो राष्ट्रवादी आंदोलन हम लोगों ने देखा, तो कुछ ऐसे चित्र तो होंगे ना, कुछ ऐसे प्रतीक होंगे जिसको देखने के बाद लोगों को लगता था कि नहीं, इस राष्ट्र के लिए ही मुझे मरना है और ये राष्ट्र के लिए ही मुझे जीना है। तो ऐसा एक राष्ट्रवादी चित्र जो था वो भारत में बना, यानी कि राष्ट्रवादी चित्र की जो भावना है उसके बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास आता है कि भारत में सामूहिक अपनेपन को बढ़ावा देने के लिए किस चित्र को अंकित किया गया, ये क्वेश्चन आपके पास आता है। तो समझिएगा कि अगर हम लोग बात करेंगे तो 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ देखोगे, क्योंकि ये 20वीं सदी में जब 1922 का जब घटना, 1920 के बाद ही, असहयोग आंदोलन के बाद ही ये राष्ट्रवादी भावना का व्यापकता देखने को मिला, जो हम लोगों ने पढ़ा था पीछे। तो ये 20वीं सदी में जो राष्ट्रवाद के विकास की भावना का हम लोग बात करें, तो 20वीं सदी में जैसे जैसे राष्ट्रवाद की भावना का विकास होते चला गया, तो उसके साथ ही भारत की पहचान के लिए कि आखिर ये भारत है क्या, तो उसके लिए भारत माता की छवि धीरे धीरे अपना रूप लेने लगी कि इस तरह का भगवान होता है। जैसे कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हर एक चीज का अपना भगवान होता है और उसका आकार होता है, और उस आकार के हिसाब से हम लोग उसका पूजा करते हैं, और हमको पता चलता है कि अगर हम लोग इस देवता की आराधना कर रहे हैं तो इसका हाथ ऐसा है, मुंह ऐसा है, प्रतीक ऐसा है, और जिसको देखने के बाद कहीं ना कहीं भक्ति और भावना जो होता है वो और अधिक उमड़ के आता है। तो इतिहासकारों को लगा कि जिस तरह से राष्ट्रवादी भावना का अगर मेरे को विकास करना है, तो लोगों के मन में एक छवि आंकना होगा कि आखिर हम लोग किसके लिए लड़ रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि भारत माता का एक छवि आंकने का काम किया, एक छवि बनाने का काम किया, जो बाद में जाके अपने विचार के हिसाब से अलग अलग तरह से हो गया। जैसे बोलने का मतलब है कि अगर आप एक नॉर्मलिटी कोई एक भगवान का फोटो देखोगे तो उसके आप लोग 1000 तरह के आपको फोटो देखने को मिलेगा। कहीं पे उसको कहीं पे कुछ रूप से दिखा दिया जाएगा, कहीं पे कुछ रूप से दिखा जाएगा, कहीं पे कुछ रूप से दिखा दिया जाएगा। तो कारण क्या है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, लेकिन कहीं ना कहीं जब राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास हो रहा था 20वीं सदी में, तो उसके साथ साथ भारत की पहचान एक छवि के रूप में आंका जाने लगा। क्या एक छवि के रूप में आंका जाने लगा, और लोगों ने भारत माता का छवि को ही ध्यान में रखकर राष्ट्रवादी आंदोलन को करना शुरू कर दिया। तो आखिर हम बात करें तो ये जो भारत माता की तस्वीर है, इसको तो पहली बार किसी ने बनाया होगा ना। तो यह जो तस्वीर है पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मैं क्या बात करूं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहले भारत माता की छवि बनाई थी। तो क्वेश्चन आपके पास आता है कि सबसे पहले भारत माता की छवि किसने बनाई, तो आप क्या बताओगे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है उन्होंने भारत माता की छवि को बनाने का काम किया। यहां तक बात क्लियर है। अब समझिएगा कि जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि चित्र जो होते हैं और प्रतीक जो होते हैं वो बहुत तरह का काम करते हैं, और उसमें से हम लोग भारत माता की छवि के बारे में देखा। अब बहुत सारे ऐसे लोकगीत और कथाएं हैं, जैसे आप देखोगे कि भारत में आज हम लोग वंदे मातरम गीत गाते हैं, और ये वंदे मातरम गीत आज से नहीं है, ये जब से हम लोग आजादी यानी कि 20वीं सदी का बात कर रहे हैं तब से ये वंदे मातरम की भावना का है। आप सोचो, आप लोग वंदे मातरम जब गाते हो तो कैसा लगता है कि नहीं, इस देश के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। तो जब ये वंदे मातरम गीत उस समय गाया गया था, जिससे सामूहिक अपनेपन का भाव और ज्यादा आया था, तो मैं बात करूंगा कि मातृभूमि की स्तुति के लिए, कि भाई देखो, स्तुति यानी कि होता है गुणगान, तो मातृभूमि की गुणगान के लिए कि हमारी जो भारत माता है जिसका हम लोगों ने छवि बनाया है वो कैसी है, वो कैसी उसकी रूपरेखा है, उसकी स्तुति के लिए क्या किया गया कि 1870 के दशक में, मैं कब का बात कर रहा हूं, 1870 के दशक में ये जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, इन्होंने क्या किया कि वंदे मातरम नाम का गीत लिखा। क्या किया कि जो इन्होंने 20वीं शताब्दी के समय में इन्होंने जो भारत माता की छवि बनाई, उस छवि के गुणगान के लिए, जैसे कि हम लोग बजरंगबली का पूजा करते तो हनुमान चालीसा
हमेशा होता है। कृष्ण भगवान का पूजा करेंगे तो उसके लिए उनका पाठ होता है, उस पाठ में आप देखोगे तो उनके बारे में वर्णन होता है। तो उसी तरह जो भारत माता का छवि बनाया गया, उस छवि के गुणगान करने के लिए एक गीत लिखा गया जिसका नाम था वंदे मातरम, और वह 1870 के दशक में यानी कि 1870 से 80 के बीच में बनाया गया था। किसके? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। अब बाद में क्या किया इन्होंने कि इनकी जब उपन्यास लिखा गया तो इन्होंने एक उपन्यास लिखा था आनंद मठ। उस आनंद मठ में क्या किया कि अब वंदे मातरम को शामिल कर लिया गया। तो क्वेश्चन आपके पास आता है कि भारत में जो भारत का जो गीत है वंदे मातरम, उसको किस उपन्यास से लिया गया था? तो आप क्या बताओगे? आनंद मठ। क्या? आनंद मठ का जो नाम को उपन्यास था उससे वंदे मातरम को लिया गया। और यह भी क्वेश्चन आता है कि आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आप क्या बताओगे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बात क्लियर है? क्या? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या किया था? आनंद मठ को लिखा था, और आनंद मठ में ही बाद में क्या किसको शामिल कर लिया गया? वंदे मातरम को शामिल कर दिया गया। यहां तक बात क्लियर है? तो यहां पे हम लोगों ने देखा एक राष्ट्रवादी चित्र के रूप में भारत माता का छवि आंके जाने लगा, और उनकी स्तुति के लिए वंदे मातरम जैसे गीत का रचना किया गया। किनके द्वारा? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, उनके द्वारा क्या किया गया? लिखा गया। अब आप बात समझिएगा कि ये जो गीत है, ये गीत सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो जब वो बंगाल में जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो उस समय इस वंदे मातरम के गीत को बहुत ज्यादा गाया गया, और यह तभी से क्या हो गया? लोकप्रिय गीत के रूप में उभर कर आया। जब भी लोग इस गीत को गाते थे तो उनको लगता था कि हम लोग भारत माता का स्तुति कर रहे हैं और किस लिए लड़ रहे हैं उसके बारे में उनको पता चलता था। तो कहीं ना कहीं ये जो लोक कथाएं और गीत है वो भी क्या होता है? एक अच्छा रूप है जिसे सामूहिक अपनेपन का यानी कि सब मेरा वाला जो भावना है वो उत्पन्न हुआ। अब समझिएगा कि अब उसी समय जैसे जैसे चित्रकारियां होती गई, बढ़ाया गया, तो एक विख्यात जो चित्र है भारत माता की, सबसे विख्यात यानी कि सबसे ज्यादा प्रचलित, जैसे गांधी जी का प्रचलित है ना कि अगर नोट में गांधी जी का फोटो नहीं है तो नोट चलेगा ही नहीं, तो उसी तरह जैसे हम लोग राम भगवान के एक फोटो जानते हैं, हनुमान जी का ऐसे एक स्वरूप होता है, तो उसी तरह एक विख्यात जो छवि है भारत माता का वो पूरे देश में पनपा, क्योंकि पहली बार जो छवि है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया। लेकिन एक ऐसा छवि जो पूरे विश्व में फेमस हुआ, वो फोटो आप देख सकते हो, मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, ये फोटो है। और ये जो फोटो है आपको, ये जो फोटो है ये अविंद्रनाथ टैगोर, क्या बात कर रहा हूं? रविंद्रनाथ टैगोर का नहीं बात कर रहा हूं मैं, अविंद्रनाथ टैगोर का बात कर रहा हूं। तो स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? एक भारत माता की एक विख्यात यानी कि सबसे अच्छा मैं बोल सकता हूं या सबसे ज्यादा जो चलने वाली जो फोटो है वो छापा। किसने? अविंद्रनाथ टैगोर ने। अब मैं बात करूं तो इस पेंटिंग में जो ये अविंद्रनाथ टैगोर ने जो पेंटिंग बनाई है भारत माता का, इस पेंटिंग में क्या क्या था भाई कि ये इतना ज्यादा विख्यात हुआ? ये क्वेश्चन आपके मन में आया होगा। तो इस पेंटिंग में भारत माता को सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया। किसके रूप में? सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया। तो क्वेश्चन आपके पास आता है कि भारत माता की जो सबसे विख्यात पेंटिंग थी उसमें भारत माता को किस रूप में दिखाया गया? तो आप क्या बताओगे? सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया। समझ में आ गया? अगर दूसरा बात करें तो इस फोटो में, इस पेंटिंग में जो अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो विख्यात फोटो जो बनाया गया, इस फोटो में भारत माता बहुत शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक युक्त गुणों वाली एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया गया। इनका जो गुण था, इस गुण में वो बहुत शांत दिखे, साथ में गंभीर दिखे, और इनको एक देवी और आध्यात्मिक यानी कि बहुत ज्यादा तप करने वाले एक सन्यासिनी के रूप में इनको क्या किया गया? दिखाया गया। बात क्लियर है? अब समझिएगा कि बाद में आगे चलकर, जैसे मैंने पहले बोला कि आगे चलकर भारत माता का जो छवि का मैं बात करूं तो बहुत विविध रूपों में इतिहासकारों ने किया, और ये सारे भी रूप क्या किए कि सामूहिक अपनेपन की भाव को पैदा करने का काम किया। अब आप बात करो, आप समझो कि आखिर आप
आखिर आप बजरंगबली का पूजा कर लो, चाहे आप विष्णु भगवान का पूजा कर लो, चाहे आप किसी भी देवता का पूजा कर लो, या आप अपने राम और रहीम का ही पूजा क्यों ना कर लो, जाएगा तो वो एक ही जगह ना, वो भगवान को ही समर्पित है ना, एक भावना को समर्पित है। तो उसी तरह जितने भी इतिहासकार आए बाद में, उन्होंने जितने भी भारत माता का छवि को आंकने का काम किया, चाहे आप मैं बात करूं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की भारत माता हो, या मैं बात करूं रविंद्रनाथ टैगोर की भारत माता हो, या और भी बहुत सारे भारत माता हो, उनके द्वारा जितने भी पेंटिंग किया गया, उनका बस एक ही चीज का मानना था कि ये सामूहिक अपनेपन की भाव को दिखाता है। बात क्लियर है? तो बाद में जाके ये जो मातृ छवि जो आंका गया, ये भारत माता की जो मातृ छवि आंका गया, इसके प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ा, और यही जाके राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना गया कि हम लोग इसी देवी के लिए लड़ रहे हैं, और इसी देवी के दामन को बचाने के लिए, इसी देवी के जो भी कुछ हो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, और इसी देवी के लिए हमको काम करना है। तो कहीं ना कहीं ये भारत माता का जो छवि जो विश्व विख्यात हुआ, पूरे भारत में फैला, जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो भारत माता का जो फिगर दिखाई मिला, तो उससे कहीं ना कहीं लोग जुड़े, और ये जो संघर्ष है, ये जो संघर्ष था जिसके कारण हम लोग एक अंग बोलते हैं, या एक दूसरे से एकता के सूत्र में बांधते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फिगर बहुत बड़ा काम किया। बात समझ में आ गया? अब समझिएगा कि राष्ट्रवादी विचार का पुनर्जीवित ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि कहीं ना कहीं जाते जाते देखो, एक समय जाते जाते हर चीज का लोप होता है, यानी कि उसकी जो गुणवत्ता है वो घट जाती है। तो आखिर अगर राष्ट्रवादी भावना का पुनर्जीवन करना है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ाना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो राष्ट्रवादी विचारधारा को फिर से जिंदा करने के लिए कुछ ना कुछ तो काम किया गया, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले आखिर राष्ट्रवादी विचारधारा को पुनर्जीवित करने का क्या कारण था? पुनर्जीवित करने का क्या कारण था? कि क्या भावना पहले मर गया था क्या? या तो पहले तो भावना था, कुछ हद तक तो राष्ट्रवादी विचार अपनेपन का तो भावना था, लेकिन फिर भी राष्ट्रवादी अपनेपन की भावना का पुनर्जीवित करने का के विचार के बारे में इतिहासकारों के पास आया कि राष्ट्रवादी जो पूरी भावना है उसका पुनर्जीवन करेंगे, उसका क्या करेंगे, उसको फिर से जिंदा करेंगे। तो जिंदा करने का कारण क्या था, कि क्या कारण था कि इतिहासकारों को लगता था कि जो भी चीजें दब के रह गई है राष्ट्रवादी प्रेरणा के लिए, जो 100 साल तक जो अंग्रेजों ने हमको शासन किया, ये तो 200 साल का पीरियड था, तो ये 200 साल जो हमको शासन करके रखा, तो इस शासन को अगर जिंदा इसको हटाना है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी विचारधारा जहां जहां दब गया था, उस जगह क्या करना है कि हमको फिर से जिंदा करना पड़ेगा चीजों को। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? कि अगर कोई एक पार्टिकुलर एरिया है जहां पे किसी चीज का जोर था, और उस जगह पे क्या होगा कि दूसरा आदमी आके शासन करना शुरू कर दिया, तो अगर हमको उस शासन को हटाना है जो दूसरा आदमी शासन किया था, तो कहीं ना कहीं जो पीछे का जो शासन व्यवस्था था उसके बारे में हमको बताना पड़ेगा। समझिएगा? बोलने का मतलब है कि मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं और आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आप पीछे वाला तो बात को अगर मैं बताऊंगा कि आप पहले ऐसे क्लास करते थे, आज मैं आपको ऐसे क्लास करवा रहा हूँ, तो बताओ दोनों में क्या अंतर है, तब ना आप सही गलत का फर्क जान पाओगे। तो ये सही गलत का फर्क कि आप सही हो कि नहीं हो, तो इसके लिए क्या किया गया कि राष्ट्रवादी विचार का पुनर्जीवित कराया गया कि आपके क्षेत्र में पहले ऐसा शासन था, अब ऐसा शासन हुआ, तो देखो कि पहले का शासन अच्छा है कि अभी का शासन ऐसा है। तो पुनर्जीवित कराया, जैसे ही भारत में राष्ट्रवादी विचार का पुनर्जीवित कराया, तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा जो भूमिका निभाया पुनर्जीवित कराने का राष्ट्रवादी विचार का, तो इसमें जितने भी भारत की जितनी भी लोक कथाएं हैं, इनका सबसे बड़ा हाथ था। क्या था? भारत की जितने लोक कथाएं हैं, यानी कि अपने क्षेत्र में अपने ही भाषा में जो बोली जाने वाली जो घटनाएं थी, जो कहानियां थी, जिस तरह की कथाएं गाई जाती थी, गीतें गाई जाती थी, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो इनकी जो पुनर्जीवन करने का अगर मैं बात करूं कि जैसे ही राष्ट्रवादी विचारधारा को लोक कथाओं के जरिए पुनर्जीवित कराया गया, तो उससे आंदोलन जो है वो बहुत मजबूत हो गया। पहले तो आंदोलन था, मजबूत था, लेकिन अब क्या हो गया, बहुत ज्यादा मजबूत हो गया।
कारण क्या है कि आखिर पुनर्जीवित किया तो सही गलत का तो पता चला कि लोग अपने राजा के बारे में गुणगान करने लगे कि मेरा राजा ऐसा ऐसा काम करते थे और अभी का राजा ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं अपने भाषा में, तो ज्यादा लोग जुड़ने का काम करने लगे इस चीज में। तो अब तो पुनर्जीवित हो गया, तो पुनर्जीवित करने के लिए कुछ तो कार्य किया होगा ना। तो इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रवादी जितने भी गीत उस समय जिस भी क्षेत्र में गाए जाते थे उनको क्या करने लगे, ये लोग दर्ज करना शुरू किया, यानी कि उसको रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया, पहला बात। दूसरा क्या क्या कि राष्ट्रवादी गीत था, जितने भी राष्ट्रवादी गीत था या जितने भी जन श्रुतियां था, यानी कि लोगों ने जितनी भी चीजों को बोला राष्ट्र के बारे में या राष्ट्र के गीतों को जितने भी गाया गया, तो उनको क्या किया, इकट्ठा करने के लिए लोग गांव इतिहासकार गांव गांव घूमने लगे और उसको क्या करने लगे, जमा करने लगे। तो आखिर क्या किया, गांव गांव घूमने लगे और उसको जमा करने लगे। तो कारण क्या है, कारण हमको जानना है कि आखिर क्या कारण था कि जिसके कारण उन्होंने ये दो काम किया कि गानों को दर्ज करना शुरू कर दिए, गीतों को, और साथ साथ में जो भी चीजें मिली उनको गांव गांव में घूमने के लिए उसको भी इकट्ठा करनी। तो कारण क्या था, तो कारण क्या था कि लोगों को लगता था या इतिहासकारों को लगता था कि कहानी हमारी उस परंपरागत संस्कृति की तस्वीर पेश करती है। क्या उनको लगा कि कहानियां हमारी उस परंपरागत संस्कृति की तस्वीर को पेश करती है जो बाहरी ताकत, मैंने क्या बोला, जो बाहरी ताकतों के प्रभाव के भ्रष्ट और दूषित होने के कारण वो जो परंपराएं हैं राष्ट्रवादी विचार की वो कहीं ना कहीं दब गया है। तो यही कारण था। कारण क्या था कि लोगों को लगता था कि अगर हम अपनी जो परंपरागत संस्कृति है अगर उसको हम लोग फिर से उजागर कर देंगे, क्या करेंगे, उसको फिर से उजागर कर देंगे, तो राष्ट्रवादी जो विचारधारा की जो भावना है वो अग्रसर रहेगी और लोग क्या रहेंगे कि जो सामूहिक अपनेपन की जो भावना है उसका विकास होता रहेगा और लोगों के बीच में राष्ट्रीयता की जो भावना है ये कहीं ना कहीं बहुत मात्रा में फैलेगा और लोग आगे जाके विकास करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कि आखिर ये जो गीते हैं, लोकगीते हैं, इनको इकट्ठा करने के लिए या रिकॉर्डिंग करने के लिए किसने अपना कदम बढ़ाया, और बाद में हम लोग इस पूरे चैप्टर का निष्कर्षण देखेंगे जो कल का जो हमारा क्लास होगा उस पर देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।